मेरा नौकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि 2 कौड़ी के नौकर, तेरी ये मजाल। मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया और बेटी की शादी एक बहुत अमीर खानदान में कर दी। एक दिन मैं बेटी के ससुराल गया तो गार्ड्स ने मुझे अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा, कमिश्नर साहब का हुक्म है कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाए। मैं हैरान हुआ कि कौन कमिश्नर। इतने में पीछे से आवाज आई। मैं जैसे ही मुड़ा तो, रामू काका, इधर आओ तुम। मैंने अपने उस नौकर को आवाज दी जिसे हमारे घर में आए हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था। वो अभी अभी मुझे चाय देकर गया था और दोबारा रसोई के अंदर चला गया था। मेरे बुलाने पर वह ना आया तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। रामू काका, तुम मेरी बात सुन रहे हो या बहरे हो गए हो? मैंने गुस्से से कहा तो वो मुझे रसोई से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। उसके एक हाथ में चम्मच था, शायद वो कुछ बना रहा था। मेरी बेटी अभी तक उठकर नीचे नहीं आई थी। आज संडे था और उसे कॉलेज नहीं जाना था। रामू काका, ये चाय तुमने बनाई है? मैंने चाय वाली प्याली फर्श पर फेंकते हुए कहा तो वो बूढ़ा शख्स पीछे हटकर खड़ा हो गया। वो इतना भी बूढ़ा नहीं था, भरी भरी कदकाठी का था, लेकिन उम्र से लगता था कि वो मुझसे जरा बड़ा है। साहब जी, क्या हुआ? मैंने तो आपकी मर्जी के मुताबिक मीठी चाय ही बनाई थी, उसने कहा तो मुझे बेहद गुस्सा आ गया। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुमने मिन्नत की थी इसलिए मैंने तुम्हें काम पर रखा, लेकिन ये है तुम्हारा काम। मैंने तुमसे मीठी चाय कही थी, शीरे वाली चाय नहीं। इतनी चीनी भी कोई डालता है? मैं उस पर गुस्से से दहाड़ा तो वो नजरें झुकाकर खड़ा हो गया और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा। साहब जी, मुझे काम से मत निकालिएगा, मुझे इस काम की बेहिसाब जरूरत है। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो मैंने उससे कहा, अभी और इसी समय मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, बाद में तुम्हारा फैसला करूंगा। तो वो फौरन वहां से चला गया और 10 मिनट के अंदर ही दूसरी चाय लेकर आ गया। उसकी जहनियत से ही इम्प्रेस होकर मैंने उसे काम पर रखा था। मैंने उससे दूसरी चाय का नहीं कहा था, मगर वो अपने आप ही दूसरी चाय बना लाया। जब मैंने चाय पी तो वो पहले से बेहतर थी। कभी कभी मुझे लगता था कि उसे काम आता ही नहीं है। हालांकि उसने कहा था कि इससे पहले वो एक बंगले में काम करता था, लेकिन फिर उसे वहां से निकाल दिया गया। वो कहता था कि उसकी 3 बेटियां और एक बेटा है जिनकी उसे शादी करनी है। उसकी बीवी बीमार रहती है, वो काम नहीं कर सकती थी। सारे घर का बोझ उसी के ऊपर है। ये कहानी उसने मुझे सड़क पर उस समय सुनाई थी जब मैं सिग्नल पर गाड़ी रोके खड़ा था। वो मेरी गाड़ी के बाहर आकर मुझसे कहने लगा था कि मैं उसे काम पर रख लूं। पहले तो मुझे हैरानी हुई कि वो मुझे कैसे जानता है, लेकिन फिर उसने कहा कि वो मुझे जानता नहीं है, बस लोगों की गाड़ियां रोक रोक कर कहता रहता है कि वे उसे काम पर रख लें। वैसे भी कुछ दिनों से मुझे काम वाले की जरूरत थी। हमारे पुराने गांव से काम करने वाला लड़का आया था, लेकिन वो कुछ दिन से चला गया था, तो मुझे काम पर एक आदमी रखना था, तो मैंने उसी को रख लिया। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैंने गलत फैसला किया है। उसे कोई काम ढंग से नहीं आता था। उसे पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन अभी भी वो सारे काम नहीं समझ पाया था। मैं अभी सोफे पर बैठकर चाय ही पी रहा था कि सीढ़ियों से मेरी बेटी उतरती हुई आई, तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मेरा कुल जमा पूंजी थी। मैं बहुत अमीर था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरे पास कोई दौलत है सिवाय मेरी बेटी के। मेरी बेटी आई और मुझे गले से लगा लिया। उठ गई तुम बेटा? ये भी कोई टाइम है उठने का? कल को ससुराल में जाकर क्या करोगी? पता है सासें कैसे ताने मारती हैं। मैं उसकी माता भी था और पिता भी, इसलिए हर चीज उसे मुझे ही समझानी थी। मेरी बात सुनकर उसने चेहरे पर नाखुशी सजा ली। पापा जी, आप फिर से सुबह सुबह वही बातें लेकर बैठ गए। मुझे शादी नहीं करनी और न ही मैं कभी शादी करूंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आपने मेरी शादी करनी भी है तो फिर आप घर दामाद ले आइएगा। मेरी बेटी ने कहा तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो बेटा, छोड़ो इन सब बातों को, तुम नाश्ता कर लो। आज तुमने कॉलेज तो नहीं जाना होगा, तो फिर क्या करोगी? सारा दिन मेरे साथ ऑफिस चलो। मैंने कहा तो उसने चेहरे पर और ज्यादा नाखुशी सजा ली। पापा जी प्लीज, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। इतनी मुश्किल से तो एक इतवार का दिन आता है, वो भी आप कह रहे हैं कि मैं आपके बोरिंग ऑफिस में गुजारूं? उसने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा। बेटा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मेरे बाद तुमने ही सब कुछ संभालना है। अगर तुम अभी से काम नहीं सीखोगी तो आगे कैसे सब संभालोगी?
मैं उससे कह रहा था, लेकिन वो अपने मोबाइल पर मसरूफ हो गई थी। वो जानबूझकर ही मेरी बातों को नज़रअंदाज कर रही थी। वो मेरी बहुत ज्यादा लाडली थी, इस वजह से मैं उसे डांट भी नहीं सकता था। 9 बरस की उम्र में उसकी माता उसे छोड़कर चली गई थी। तब से मैंने ही उसे संभाला था और आज तक कभी भी उस पर गुस्सा नहीं किया था। मैं उसका पिता भी था और माता भी। अगर मैं भी उस पर गुस्सा करता तो वो टूट कर बिखर जाती। इसलिए मैंने उसे बड़े प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। वो बीएस की स्टूडेंट थी, उसका आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। मैं चाहता था कि उसकी बीएस कंप्लीट होने तक मैं उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लूं और फिर उसके हाथ पीले कर दूं। बेटियां पराया धन होती हैं, एक न एक दिन तो उन्हें जाना ही होता है। इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर 1-2 जगह उसके लिए रिश्ते की भी बात कर ली थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। वैसे भी मैं बेटी का बाप था, खुलकर बात नहीं की थी। बस दबे लफ्जों में ही अपने एक दोस्त से कहा था कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, और वो भी साल के आखिर में। फिर मैं ऑफिस आ गया। मेरी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी जिसे मैं अकेला चला रहा था। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रही थी कि मैं ये सब संभालूं। मैं चाहता था कि मेरी बेटी जल्द से जल्द पढ़ाई मुकम्मल करे और ये सब कुछ संभाल ले। इसलिए मैं उसकी शादी करना चाहता था कि वो अपने घर की हो जाए और फिर मैच्योर होकर ये सब कुछ संभाले। भले ही उसकी शादी हो जानी थी, लेकिन फिर भी उसे ही ये सब संभालना था। मैंने सोचा था कि मेरा दामाद और वो मिलकर सब कुछ संभालेंगे, लेकिन वो तो हाँ भर ही नहीं रही थी। तो फिर मैं अपने उस होने वाले दामाद से क्या उम्मीदें लगाता, जिसका अभी कुछ अता पता ही नहीं था। मैं ऑफिस आया और काम में मसरूफ हो गया। मैं इस ऑफिस का मालिक था, लेकिन मुझे भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। सारा बोझ मुझ पर ही था। मैं वर्करों पर तो काम नहीं छोड़ सकता था, मुझे तो अपने मैनेजर पर भी भरोसा नहीं था। दूसरा, मैं अपनी बेटी की वजह से भी परेशान था। उसकी लापरवाह सी तबीयत थी, कोई भी काम ढंग से नहीं करती थी। पढ़ाई भी वो बड़ी मुश्किल से कर रही थी, और वो भी मेरे कहने पर। मैं उसे बिजनेस पढ़ा रहा था, शायद इसी वजह से उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। उसे अपना बुटीक खोलना था। मेरा इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का कारोबार छोड़कर वो अपना बुटीक खोलना चाहती थी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता था। इसीलिए ही वो मेरे ऑफिस नहीं आती थी। मैं शाम को घर लौटा तो वो घर पर नहीं थी। मैंने चौकीदार से पूछा तो वो कहने लगा कि वो अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गई है। मैंने उसे 1000 बार रोका था कि रात को यूं घर से बाहर ना निकला करे। भले ही हम ऐसे माहौल में रहते थे जहां ये सारी पाबंदियां नहीं थीं, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था। मैं अपनी बेटी की जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी परवरिश करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो जवानी के इन दिनों में बहक जाए। इसीलिए मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहता था, लेकिन अभी शादी का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था। मैंने खाना खाया, वो अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं उसका इंतजार करने लगा। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर न्यूज़ चैनल देख रहा था कि रात के 10 बजे दरवाज़ा खुला और वो अंदर आती दिखाई दी। मुझे देखकर वो जरा घबरा सी गई थी। मैं उसे रोकता रहता था कि वो रात को ना जाया करे। शायद वो समझ रही थी कि मैं सो चुका हूँगा। वो नजरें चुराकर वहां से जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया, तो ना चाहते हुए भी उसे मेरी तरफ आना पड़ा। कृति, मेरी जान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, रात को घर से बाहर नहीं निकला करो, जमाना ठीक नहीं है। मैंने कहा तो उसने चेहरे पर उदासी सजा ली। उसकी उदासी मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। बस अब मुंह मत बनाओ और वादा करो कि आइंदा रात को नहीं जाओगी। ठीक है पापा जी, आइंदा मैं रात को नहीं जाऊंगी, लेकिन शाम तक तो बाहर रह सकती हूँ ना। उसने चेहरे पर मुस्कान सजाकर कहा तो मैं ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिला गया। फिर वो सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई और मैं भी अपने कमरे में आ गया। मेरा कमरा नीचे था। मेरे घुटनों में दर्द रहता था, इसीलिए मैं ऊपर वाले कमरे में नहीं सोता था। मैं अपने कमरे में गया तो बहुत जल्दी मुझे नींद आ गई और फिर सुबह मैं समय पर ही उठ गया। लेकिन मैं जानता था वो अभी नहीं उठी होगी। मैं उसे लाख बार समझा चुका था कि वो अपनी रूटीन बदले, लेकिन वो कुछ सुनती ही नहीं थी। और आज तो उसे कॉलेज भी जाना था, लेकिन वो नहीं उठी थी। 8 बज रहे थे, मैं नाश्ता कर चुका था, फिर वो भी नीचे आ गई। वो अच्छी लग रही थी, वैसे भी मेरी बेटी थी, मुझे सारे जहां से प्यारी थी। आते ही वो मेरे गले से लग गई। उसकी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो सुबह उठकर मुझे जरूर गले लगाती थी। कृति बेटा, तुम्हारे एग्जाम कैसे हो रहे हैं?
मैंने कहा तो वो व्यस्त से अंदाज में बस हाँ हाँ करने लगी। मैं जानता था कि वो पेपर अच्छे नहीं दे रही। हमारे घर में 3 गाड़ियां थीं और हम 2 ही लोग थे। मैं एक गाड़ी लेकर चला गया, दूसरी गाड़ी मेरी बेटी इस्तेमाल करती थी और तीसरी वैसे ही खड़ी रहती थी। मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अपनी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी। हमारे घर में अब बस एक रामू काका और चौकीदार ही रह गए थे। मुझे घर की भी फिक्र लगी रहती थी। कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि अगर मेरा बेटा होता तो मेरी बहू भी होती और फिर हमारे घर में भी रौनक होती। लेकिन मेरी तो एक ही बेटी थी जो मुझे जान से प्यारी थी। आज भी मैं ऑफिस में मसरूफ रहा और कल से भी ज्यादा देर से वापस आया। मैं घर आया तो कृति लॉन में इधर उधर टहल रही थी। मैं वहां से जाने लगा तो उसने मुझे रोक लिया। पापा जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उसकी बात सुनकर मैं रुक गया। मुझे हैरानी हुई कि आज वो इतनी भूमिका क्यों बांध रही है। पहले तो वो फटाफट जो भी कहना होता था कह देती थी। बोलो बेटा, क्या बात है? कोई मसला है? पैसे चाहिए हो तो मुझे बताओ। मैंने एक ही सांस में उसे इतनी सारी बातें कह दी। मुझे उसकी परेशानी 1 मिनट के लिए भी गवारा नहीं थी। नहीं पापा जी, पैसों की कोई बात नहीं है। मेरे अकाउंट में अभी भी ढेरों पैसे पड़े हैं। आप हर महीने ही तो इतनी बड़ी अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मुझे क्या करना होता है? मुझे तो आपसे एक और बात करनी थी। जब उसने कहा तो मेरे दिल में भी जैसे लड्डू फूटने लगे। मैंने सोचा कि शायद वो किसी लड़के के बारे में बात करने लगी है। ये मेरे दिल की तमन्ना थी कि वो अपने जीवन साथी को खुद चुने और फिर जल्दी अपना घर भी बसा ले। लेकिन जब उसने बात की तो मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। पापा जी, हमारे कॉलेज का ट्रिप पेपरों के बाद शिमला जा रहा है। मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? जब उसने कहा तो मैंने ना में सिर हिला दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम इतनी दूर नहीं जाओगी और अब दोबारा मुझसे इस बारे में बात नहीं करना। मैंने उसे क्रोध से कह दिया। मैं जानता था कि वो मुझसे नाराज हो जाएगी और 1 हफ्ते तक बात भी नहीं करेगी, लेकिन मैं उसे जाने की इजाजत नहीं दे सकता था। मैं घर के अंदर आ गया, लेकिन वो मेरे पीछे न आई। मैंने खाना खाया। रामू काका भाग भाग कर मुझे डाइनिंग टेबल पर खाना और दूसरी चीजें सर्व कर रहा था। अब वो काम सीखने लगा था, लेकिन कभी-कभी फिर भी मुझे उसका काम पसंद नहीं आता था। मैं खाना खा चुका तो मैं दोबारा बाहर आ गया। वो अब भी आंगन में इधर-उधर टहल रही थी। वो इतनी ठंड में बाहर फिर रही थी और वो भी मेरी वजह से। वो मुझसे नाराज थी। मैं उसके पास गया तो वो वहां से जाने लगी। मैंने उसका हाथ थामकर उसे कुर्सी पर बिठा दिया और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। कृति, तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकता बेटा, समझो इस बात को। मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहता हूँ। मैंने कहा तो वो नम आंखों से मुझे देखने लगी। पापा जी, आप तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। मेरे साथ की सारी लड़कियां जा रही हैं। हमारा पूरा ग्रुप जा रहा है। कोई भी नहीं है जो न जा रहा हो। तो क्या मैं न जाती हुई अच्छी लगूंगी? मेरे सारे ग्रुप वाले पहले भी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आप मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते। अब तो उन्हें और भी मौका मिल जाएगा। मेरी बेटी ने कहा तो मैं खामोश हो गया। मैं जानता था कि वो अपने सोशल सर्कल में शर्मिंदगी महसूस करती है, लेकिन मैं क्या कर सकता था? मरते समय उसकी माता ने कहा था कि मैं उसका पूरा ख्याल रखूं, इसीलिए मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा करीब रखता था। कृति बेटा, मेरी बात समझो। मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। तुम क्यों बेवजह की जिद कर रही हो? तुम्हारे पेपर हो जाएं, उसके बाद हम दोनों शिमला चलेंगे। बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा तो वो मुस्कुराने लगी। पापा जी, मैं अपनी दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती करना चाहती हूँ। आपके साथ तो मैं कभी भी जा सकती हूँ। प्लीज मुझे जाने देना, प्लीज प्लीज। जब उसने इतनी बार इसरार किया तो मैं भी मना न कर पाया और कहा कि अगर उसने अच्छे से परीक्षा दी तो मैं उसे जाने दूंगा। वो खुशी से मेरे गले से लग गई और फिर हम दोनों घर के अंदर आ गए। वो अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया। कमरे में जाकर भी मुझे सुकून नहीं आ रहा था। मैंने उसे इजाजत तो दे दी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैंने गलत फैसला किया है। वो मुझसे इतनी दूर जाने वाली थी, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। हालांकि अभी हफ्ता बाकी था। उस हफ्ते में उसकी परीक्षाएं होनी थीं, लेकिन मुझे अभी से ही डर लग रहा था।
सारी रात ही मैं बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलता रहा। मुझे नींद नहीं आई थी। मैं ब्लड प्रेशर की भी दवा ले चुका था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर न जाने रात के किस पहर मेरी आंख लगी और जब सुबह मेरी आंख खुली तो 10 बज रहे थे। मुझे हैरानी हुई कि मैं इतनी देर कैसे सोता रहा। मैं बाहर आया तो रामू काका ने कहा कि कृति कॉलेज जा चुकी है। रामू काका ने मुझे मेरा नाश्ता दिया, फिर मैं वहीं बैठकर नाश्ता करने लगा। अचानक से मुझे ख्याल आया, मेरे एक दोस्त ने कहा था कि वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता देखेगा। मैंने सोचा कि उससे फोन पर बात कर लेता हूँ। मैं उससे कॉल पर बात करने लगा। रामू काका भी पास ही खड़ा था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी वो इस घर का नौकर था, क्या ही कर सकता था। मैंने अपने दोस्त से बात की, वो भी रामू काका के सामने। मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। मेरे दोस्त ने कहा कि अभी कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। रिश्ते तो बहुत थे, लेकिन अच्छा भी तो ढूंढना था। रामू काका वहीं खड़ा था। जैसे ही मैंने बात खत्म की तो मैं क्रोध से पागल हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं सारा टेबल उलट दूं। मैं अपने दोस्त पर और अपनी बेटी का रिश्ता ना होने की झुंझलाहट अब रामू काका पर निकालना चाहता था, लेकिन मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो हाथ बांध कर खड़ा था। सेठ जी, अगर इजाजत दें तो एक बात कहूं? उसने कहा तो मैंने नजरें ऊपर उठाकर देखा। वो अदब से नजरें झुकाए सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। उसके इस अंदाज से मुझे कुछ अजीब महसूस न हुआ, क्योंकि ये उसका हर वक्त का मामला था। हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने सारे ख्याल झटकर सोचा कि एक ना एक दिन मेरी बेटी का विवाह हो ही जाएगा। मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ? सेठ जी, मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ। जब एक बार फिर से रामू काका ने बात करने की इजाजत मांगी तो मुझे खदशा होने लगा कि आखिर वो ऐसी कौन सी बात करने वाला है जिसके लिए उसे इजाजत चाहिए। सेठ जी, मैं जानता हूँ आप कृति बिटिया के रिश्ते के लिए बहुत परेशान हैं। मैं कुछ दिनों से, बल्कि जब से यहाँ पर आया हूँ, ये सब देख रहा हूँ। इसी से जुड़ी मुझे आपसे एक बात करनी है। वो अब भी दबे लफ्जों में बात कर रहा था। मुझे बहुत ज्यादा जिज्ञासा होने लगी। रामू काका, अब बताओ भी सही, क्या बात है? क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? मैंने कहा तो वो थूक निगलते हुए बोला, सेठ जी, मेरा एक बेटा है जो पढ़ रहा है। मैंने उसका विवाह करना है। आप कृति बिटिया के विवाह के लिए बहुत परेशान हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कृति बिटिया को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। मैं उसका विवाह अपने बेटे राजेश से करना चाहता हूँ। अगर आपको मंजूर हो तो मैं उसे बहुत जल्द अपनी बहू बनाकर अपने गांव ले जाऊंगा। जैसे ही रामू काका ने ये कहा तो मेरा दिमाग क्रोध से फटने लगा। मैंने शीशे का जग उठाकर जमीन पर पटक दिया। सारा जूस फर्श पर फैल गया और शीशे का जग किरच किरच हो गया। मार्बल के फर्श पर शीशे का जग गिरा तो एक जोर का शोर हुआ। मैं भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। रामू काका नजरें झुकाए हुए था। रामू काका, तुम्हारी ये मजाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ मांगने की? अपनी औकात देखो, तुम्हारी तनख्वाह इतनी नहीं है जितना एक दिन का मेरी बेटी का खर्चा है। अपनी औकात देख कर बात करो। दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। मैंने ये कहा तो वो फौरन वहां से भागकर रसोई में घुस गया। मेरा दिमाग क्रोध से फट रहा था। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। आखिर उसने ये बात की ही क्यों? इंसान को अपनी औकात तो देखनी चाहिए, उसके बाद ही कोई बात करनी चाहिए। मैं फटते दिमाग के साथ घर से निकल आया। सारा दिन मैं ऑफिस में यही सोचता रहा कि आखिर इस कमजात की हिम्मत कैसे हुई मेरी कृति का रिश्ता मांगने की। ऑफिस में बैठे बैठे ही मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। मैंने सोचा कि मैं उसे ऐसी तकलीफ दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान से रिश्ता जोड़ने की। मैंने उस पर तरस खाकर उसे काम पर रखा था और वो मेरे साथ रिश्तेदारियां बढ़ाना चाह रहा था। उस वक्त तो मैंने उसे घर से नहीं निकाला, लेकिन अब मैं सोच रहा था कि मैं उसे ऐसे तरीके से घर से निकलवाऊंगा कि वो सारी जिंदगी ये बात नहीं भूल पाएगा कि उसने मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगा था। मैं आज ऑफिस से थोड़ी जल्दी ही आ गया। कृति भी आ चुकी थी। मैंने उसके सामने ऐसा कुछ जाहिर न किया जैसे कुछ हुआ हो। न ही मैंने रामू काका से कुछ कहा। वो अपने काम में लगा हुआ था। मुझे वो कुछ डरा सहमा सा लग रहा था। पहले भी वो मुझे कुछ रहस्यमयी सा लगता था, जैसे उसके अंदर कुछ चल रहा हो लेकिन वो कह ना पाता हो। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए।
सुबह सुबह का वक्त था। मैंने सोचा कि आज ही उस प्लान पर अमल किया जाए जिसे मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था। मेरे अंदर बदले की आग लगी हुई थी। मैं अब रामू काका से उस बात का बदला लेना चाहता था जो उसने बिना सोचे समझे ही कह दी थी। रामू काका, कहाँ मर गए हो? इधर आओ। मैं जोर से चिल्लाया तो रामू काका की बजाय कृति कमरे के अंदर आ गई। शायद वो अभी अभी ही नीचे आई थी। क्या हुआ पापा जी? आप क्यों रामू काका पर इतना ज्यादा क्रोध कर रहे हैं? वो मुझे हर समय ही रोकती रहती थी। वो नरम दिल की थी। जब भी मैं किसी नौकर पर गुस्सा करता तो वो कहती कि मैंने अच्छा नहीं किया। कृति, तुम खामोश हो जाओ और रामू काका को बुलाओ। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा तो वो जल्दी जल्दी कमरे से बाहर भागी और रामू काका को लेकर आ गई। रामू काका की टांगें कांप रही थीं। जी सेठ जी, आपने बुलाया? जब उसने कहा तो मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैंने उससे कहा, अपनी जेब से मेरी कीमती घड़ी निकालो जो मैंने दुबई से मंगवाई थी। मेरा ये कहना था कि कृति मेरी तरफ देखने लगी। पापा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? रामू काका चोरी नहीं कर सकते। रामू काका भी लगातार न में सिर हिलाने लगा। मैं जानता था कि उसे नहीं मालूम कि उसकी जेब में घड़ी है जो मैंने रात को ही चौकीदार के जरिए रखवा दी थी। कृति, तुम खामोश रहो। रामू काका, जेब खाली करो वरना मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। मेरा ये कहना था कि रामू काका ने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला और जब हाथ बाहर आया तो उसमें वही सोने की घड़ी थी जो वाकई मैंने दुबई से मंगवाई थी। साहब जी, ये मैंने नहीं चुराई। मुझे नहीं मालूम कि ये यहाँ कैसे आई। कृति हक्का बक्का खड़ी थी। आंखों देखा कौन झुठला सकता था। मैंने रामू काका के मुंह पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा और उसी वक्त कृति से कहा कि पुलिस को कॉल करे। वो वैसे भी एक सच्ची लड़की थी, भले ही नरम दिल की थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अच्छा न लगा था। उसने मेरे कहने पर पुलिस को कॉल मिलाई तो 10 मिनट के अंदर ही पुलिस हमारे घर के अंदर आ गई। रामू काका जाते जाते माफिया मांग रहा था। कह रहा था कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर ले गई और घड़ी मेरे हवाले कर दी गई। दिन पर दिन गुजरते गए। मेरी बेटी के एग्जाम खत्म हुए, वो शिमला चली गई और जब 15 दिन बाद लौटी तो मैंने उसे एक खुशी की खबर दी जो सिर्फ मेरे लिए ही खुशी की खबर थी। कृति बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत अमीर और अच्छे घराने से रिश्ता आया है। अगर तुम कहो तो मैं हाँ कर दूं। मैंने कहा तो वो अजीब सा मुंह बनाने लगी। पापा, आप फिर से मेरी रिश्ते की बातें लेकर बैठ गए। छोड़े ना इन सब बातों को। वो कह रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने मोबाइल पर लड़के की तस्वीर दिखाई तो वो खामोश हो गई। लड़का बहुत ज्यादा अमीर था, हमारी टक्कर का था और था भी मेरी बेटी की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत और पर्सनालिटी वाला। मेरी बेटी खामोश हो गई तो मैं समझ गया कि वो मान गई है। वैसे भी उसे एक ना एक दिन शादी तो करनी ही थी। मैंने रिश्ते वालों को हाँ कर दी। अगले दिन ही हमारे घर रिश्ते वाले आ गए। मेरी बेटी की रस्म हुई। 15 दिन बाद विवाह रखा गया। उन 15 दिनों में मैंने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी बेटी के साथ बिताया। मैं रातों को उसके चले जाने के खौफ से आंसू बहाता था और दिन उसके साथ गुजारता था। आखिर वो वक्त भी आ गया जब वो दुल्हन बनी बैठी थी। मेरी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। मुझे अपनी पत्नी की याद सता रही थी। अगर वो इस वक्त होती तो शायद मुझे संभाल लेती। मेरी बेटी मुझे समझा रही थी, पापा जी, आपने खुद ही मेरी शादी का फैसला किया है और अब खुद ही आंसू बहा रहे हैं। आप परेशान ना हो, मैं आपके पास आती जाती रहूंगी। वो इतने से दिनों में इतनी बड़ी हो गई कि बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कमरे से बाहर निकल गया। अभी मेहमान नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद ही बारात आ गई और मेरी कृति रुखसत होकर मुझसे बहुत दूर दूसरे शहर चली गई। समय गुजरता गया और उसके विवाह को भी 1 हफ्ता हो गया। मैं उसके घर नहीं गया था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं उसके घर गया तो फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। मैं उसके घर रह तो नहीं सकता था, इसलिए यहीं पर रह रहा था। उससे फोन पर बात होती थी। वो कहती थी कि मैं उससे मिलने के लिए आऊं, लेकिन मैं अपना सारा बिजनेस समेटने में लगा हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं सारा बिजनेस लेकर उसी शहर में शिफ्ट हो जाऊंगा जहां वो रहती है। फिर सारा बिजनेस उसके हवाले कर दूंगा और आराम से अपने घर में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारूंगा। हर रोज ही मुझे अपनी बेटी की याद सताती, लेकिन मैं उसके पास न जा पाता।
आज उसके विवाह को पूरे 12 दिन गुजर गए। मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर अमृतसर जाने का फैसला कर लिया। सुबह सुबह का वक्त था। मैंने नाश्ता किया। मैंने रामू काका के जाने के अगले दिन ही एक नया नौकर लड़का रख लिया था जो सारा काम अच्छे से संभाल रहा था। मुझे कोई इल्म नहीं था कि रामू काका को पुलिस ने छोड़ा या नहीं, वो जिंदा है या मर गया, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं अपनी जिंदगी में बहुत मगन हो गया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अमृतसर के लिए रवाना हो गया। एक लंबी दूरी तय करने के बाद जब मैं अपनी बेटी के घर के बाहर पहुंचा तो मुझे चौकीदार ने रोक लिया। मैंने उससे कहा, मैं कृति का पिता हूं। तो वो कहने लगा, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है कि हम आपको अंदर आने दें। मुझे उस चौकीदार पर बड़ा गुस्सा आया। वो मुझे कोई आम इंसान समझ रहा था। मैंने उससे कहा, मैं इस घर का समधी हूँ, तुम मुझे यूं रोक नहीं सकते, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैंने ये कहा तो वो कहने लगा, कमिश्नर साहब के ऑर्डर है कि हम आपको कभी भी इस घर में ना घुसने दें, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे हैरानी हुई कि आखिर ये किस कमिश्नर की बात कर रहे हैं। मेरे दामाद का तो कोई रिश्तेदार कमिश्नर नहीं था। वो इस घर में मेरी बेटी के साथ अकेले ही रहता था। मेरी बेटी का कोई लंबा चौड़ा ससुराल भी नहीं था। मैं सिर्फ अपने दामाद को ही देख रखा था। उसके घर में और कोई था ही नहीं। मैं किसी को भी नहीं जानता था। मैंने उसी वक्त अपने दामाद का नंबर डायल किया, मगर वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा था। शायद वो इस वक्त ऑफिस में था। मैंने कृति का भी नंबर डायल किया, मगर वो भी मेरी कॉल नहीं उठा रही थी। न जाने वो कहाँ मसरूफ थी। मैं गाड़ी से बाहर निकल आया। धूप सर चढ़कर बोल रही थी। मैंने एक बार फिर चौकीदार से मिन्नत की कि मुझे अपनी बेटी से मिलने दो। जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मैं अपनी बेटी से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। चौकीदार ने फिर वही बात दोहराई जो वो पहले कर चुका था कि कमिश्नर साहब ने हुक्म दिया है कि हम आपको अंदर न आने दें। कौन कमिश्नर? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हटो, जाने दो मुझे। मैंने उसे धक्का देकर अंदर जाने की कोशिश की तो पीछे से मुझे एक आवाज आई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ी सी गाड़ी से एक आदमी उतर रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि रामू काका ही था, लेकिन अब उसका हुलिया बिल्कुल ही बदला हुआ था। वो 3 पीस सूट में, हाथ में ब्रांडेड घड़ी, पैरों में ब्रांडेड जूते पहनकर बहुत अमीर सा लग रहा था। वो अकेला नहीं था, उसकी गाड़ी भी कोई आम नहीं बल्कि पुलिस की गाड़ी थी। मैं देखकर हैरान रह गया। वो मुस्कुराते हुए मेरे करीब आया, कहने लगा, सेठ जी खैर तो है, आज कैसे मेरे गरीब खाने पर आ गए? उसने कहा तो मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने उससे कहा, आखिर तुम हो कौन और क्यों मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? मगर उसने मेरी किसी बात का जवाब ना दिया और मुझे घर के अंदर ले आया। वहां पर मेरी बेटी कृति और दामाद मौजूद नहीं थे। रामू काका ने मुझसे कहा, मेरा बेटा और बहू किसी दावत में गए हुए हैं। मेरा दिमाग फट रहा था। मैंने उससे कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक नौकर थे और बहुत गरीब भी। मेरा ये कहना था कि वो तंजिया हंसी हंसने लगा और फिर जब उसने मुझे सारी कहानी बताई तो मेरा दिमाग ही घूम गया कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। उसने कहा कि वो एक कमिश्नर ही था और उसे ये खबर मिली थी कि मैं कारोबार में कोई घपला कर रहा हूँ और अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी लोगों को धोखा दे रहा हूँ, जो बाद में गलत साबित हो गया था। इसलिए वो मेरे घर में रह रहा था कि छानबीन कर सके कि ये सही है या गलत। जब उसने मुझे मेरी बेटी के लिए परेशान देखा तो अपने बेटे के रिश्ते का जिक्र सिर्फ इसीलिए कर दिया। वो देखना चाहता था कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को उसी वक्त गलत साबित कर दिया जब मैंने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकलवा दिया। और फिर बाद में उसने मेरे एक जानने वाले के जरिए अपने बेटे का रिश्ता भेजा। वो तो वास्तव में बहुत अमीर कबीर था, इसीलिए मैंने उसका रिश्ता कबूल कर लिया। मेरे दामाद ने और उस जानने वाले ने भी मुझसे झूठ बोला कि मेरे दामाद के माता पिता नहीं हैं, हालांकि वो खुद उसका बाप था और कमिश्नर भी। उसने कहा, मुझे आपके घर से ऐसा कुछ नहीं मिला कि आप गलत काम करते हो। वो सब सिर्फ अफवाहें थीं, लेकिन आपने जैसा मेरे साथ किया था वो अच्छा नहीं किया था। भले ही आपने अपने नौकर के साथ ये किया था, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं। मैंने सोच लिया था कि मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, लेकिन आप अपनी बेटी के लिए परेशान थे, इसीलिए मैंने अपने बेटे का रिश्ता भेज दिया, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं और मैं किसी को परेशान नहीं देख सकता।
मैंने वैसे भी अपने बेटे का विवाह करना था और कृति बेटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसकी परवरिश आपने की, लेकिन बहुत अच्छी की, इसीलिए मैंने उसे अपने घर की बहू बना लिया। लेकिन मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने अपने बेटे से कहा कि वो आपसे ऐसा कहे कि उसका कोई पिता नहीं है, ताकि मैं आपसे मिलूं ही नहीं। जब उसने सारी कहानी बताई तो मैं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे डर भी लग रहा था, वो कमिश्नर था, कहीं मुझ पर कोई केस ही ना ठोक दे। मैंने उसके पैर पकड़ लिए तो उसने कहा, सेठ जी, आप क्या याद करेंगे, मैं आपको माफ करता हूँ। वो अब भी मुझे सेठ जी कह रहा था। मैंने कहा, तुम मुझे शर्मिंदा तो मत करो, तुम तो मुझसे भी ऊंचे ओहदे पर हो। तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आप मेरे लिए सारी जिंदगी सेठ जी ही रहेंगे। सारे मामले अब हल हो चुके थे। मैं वहीं पर बैठा था कि मेरी बेटी और दामाद भी आ गए। दामाद भी मुझसे माफी मांग रहा था। मेरी बेटी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसके पति ने उससे कह रखा था कि ये उसका कोई चाचा है जो उसके घर में रहता है, लेकिन अब सारी कहानी खुल चुकी थी। मेरे दामाद ने मुझसे माफी मांगी कि उसने मुझसे झूठ बोला। मैंने भी उससे माफी मांगी कि मैंने उसके पिता के साथ गलत किया। सारी कहानी खुल चुकी थी। मेरा सारा बोझ उतर चुका था, जो अभी 2-3 घंटे के अंदर मेरे दिमाग पर सवार रहा था। अब मुझे सारी बातें याद आ रही थीं कि क्यों रामू काका को काम करना नहीं आता था, क्योंकि वो तो एक कमिश्नर था, न कि कोई मामूली नौकर। फिर मैं घर वापस आ गया। अब इस वाकये को बहुत अरसा गुजर चुका है। मैंने अपना सारा बिजनेस भी अमृतसर शिफ्ट करके अपनी बेटी और दामाद के हवाले कर दिया है और एक अलग घर में रहने लगा हूँ। लेकिन फिर भी आज तक मुझे वो बात नहीं भूलती जिस दिन मैंने रामू काका को उस हुलिये में देखा था। शायद मैं सारा जीवन ये बात न भूल सकूं।